छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सोफिया डायस मंगलुरु विश्वविद्यालय CBCS पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर BA छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में एक विषय व्याकरण विषय रखा गया है, लिंग परिवर्तन के नियम। उसे मैं आज पढ़ाऊंगी। लिंग परिवर्तन के नियम। यह पढ़ाने का उद्देश्य लिंग की परिभाषा जान लेना। दूसरा उद्देश्य लिंग के भेदों को साधारण समझाना। तीसरा, शुद्ध हिंदी का प्रयोग जान लेना। और चौथा, लिंग परिवर्तन के नियम जान लेना। यह मुख्य उद्देश्य है। परिणाम: लिंग की परिभाषा जान सकेंगे, लिंग के भेदों को सोदाहरण जान सकेंगे, शुद्ध हिंदी का प्रयोग सीख लेंगे और अंतिम परिणाम है लिंग परिवर्तन के नियम जान लेंगे। यही हमारा प्रमुख विषय है, लिंग परिवर्तन के नियम। इसे हम सविस्तार जान लेंगे। लिंग की परिभाषा: जो शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है या स्त्री जाति के लिए, उसे लिंग कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है या स्त्री जाति के लिए, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लड़का, कुत्ता, थैला आदि। तो इन शब्दों से सिर्फ पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग की परिभाषा: जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लड़की, चूड़ी, कुर्सी। तो इन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हम प्रमुख विषय पर आ जाते हैं। हमारा विषय है लिंग परिवर्तन के नियम। लिंग परिवर्तन के अनेक नियम हैं। उसमें पहला नियम है अ तथा आकारांत शब्दों के अंतिम अ और आ को ई करने से। तो अकारांत शब्द, अ से अंत होने वाला शब्द नर, नर में र में जो अ है उसे ई करने से नर नारी होता है। पुत्र, पुत्र में अ जो त्र में जो अ है वह ई करने से यानी पुत्र का पुत्री हो जाता है। सो अ से अंत होने वाले शब्द जो हैं उनको ईकारांत करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। उसी प्रकार आ से अंत होने वाला शब्द लड़का, लड़का में का में आ, तो उसे ई करने से लड़का, लड़की, तो स्त्रीलिंग रूप बन गया। उसी प्रकार मुर्गा, आकारांत शब्द आ, मुर्गा, तो यहाँ पर इसे मुर्गी करने से, ईकारांत करने से उसका स्त्रीलिंग रूप बनता है। तो यह पहला नियम है, अ तथा आ से अंत होने वाले शब्दों को ई करने से उसका स्त्रीलिंग रूप बनता है। दूसरा नियम है अ तथा आकारांत शब्दों के अंतिम अ और आ को इया करने से। यहाँ पर अ से अंत होने वाला शब्द देखिए, बंदर, र अ, तो इसको इया करने से बंदरिया। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा आ से अंत होने वाला शब्द है डिब्बा, बा, आ को इया करने से डिब्बा से डिबिया, स्त्रीलिंग शब्द बन गया। इसी प्रकार और एक उदाहरण है बूढ़ा, आ, डा, आ, तो उसे इया करने से बूढ़ा, बुढ़िया। और एक उदाहरण है चूहा, हा में आ से अंत होने वाले शब्द उसे इया जोड़ने से उसका स्त्रीलिंग रूप बनता है, चूहा से चूहिया। आकारांत को ईकारांत करने से, इया करने से, आकारांत को इया करने से उसका स्त्रीलिंग रूप बनता है। तीसरा नियम है व्यवसायवाचक, जातिवाचक, उपनामवाचक शब्दों में इन और आयन लगाने से, ये प्रत्यय इन और आयन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। तो यहाँ पर लुहार, यह व्यवसायवाची शब्द है,
उसको क्या है जोड़ने से, इन जोड़ने से, लुहारिन, इन जोड़ने से स्त्रीलिंग पद बन गया। उसी प्रकार चमार, चमार भी व्यवसायवाची शब्द है। तो चमार, तो चमार के बाद इन जोड़ने से, को इन करने से, चमारिन जोड़ने से इसका क्या बन गया, स्त्रीलिंग रूप बन गया। उसी प्रकार हलवाई, हलवाई का हलवाइन, आइन प्रत्यय जोड़ने से, हलवाई शब्द के बाद आयन प्रत्यय जोड़ने से उसका स्त्रीलिंग रूप बनता है। उसी प्रकार ठाकुर, उपनामवाचक शब्द या जातिवाचक शब्द हम कह सकते हैं। ठाकुर, तो ठाकुर को ठकुराइन, आयन बनाने से, आयन बनाने से, अंत में आयन जोड़ने से या आयन लगाने से ठकुराइन बनता है। तो इस तरह ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप ठकुराइन बनता है। तो तीसरा नियम, आयन, इन और आयन प्रत्यय लगाने से व्यवसायवाची, जातिवाचक, उपनामवाचक शब्दों के अंत में इन और आयन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। चौथा नियम है, संबंध, जाति और उपनामवाचक शब्दों में आनी और आणी जोड़ने से। उदाहरण के लिए संबंधवाची शब्द देवर, पति का छोटा भाई देवर, तो यह संबंधवाची शब्द है। तो इसमें आनी प्रत्यय जोड़ने से देवरानी बनता है, देवर, देवरानी। उसी प्रकार मेहतर, मेहतरानी। तो यहाँ पर है संबंध, जाति और उपनामवाचक। तो उपनामवाचक में आता है पठान, पठान का पठानी। तो दो प्रत्यय यहाँ पर बताए हैं। संबंध, जाति और उपनामवाचक शब्दों में आनी और आणी जोड़ने से देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, पठान, पठानी आदि। पांचवा नियम है, प्राणीवाचक और जातिवाचक संज्ञा में नी जोड़ने से। उदाहरण के लिए प्राणीवाची शब्द ऊंट, ऊंट के बाद नी जोड़ने से ऊंटनी, स्त्रीलिंग बन गया। मोर, मोर के बाद नी जोड़ने से मोरनी बन गया, प्राणीवाचक शब्द। जाट, जाट जातिवाचक शब्द है, जाट के बाद नी जोड़ने से जाटनी बन गया। तो प्राणीवाचक और जातिवाचक संज्ञा में नी जोड़ने से उसका स्त्रीलिंग रूप बनता है। छठा नियम है, तत्सम अकारात्मक शब्दों में आ जोड़कर। उदाहरण के लिए सुत, सुत है, उसे आ करने से सुता, यह उसका स्त्रीलिंग रूप बन गया। सुत पुल्लिंग शब्द है और सुता स्त्रीलिंग। प्रिय पुल्लिंग है, आ करने से प्रिया हो गया, यह स्त्रीलिंग रूप है। उसी प्रकार बाल पुल्लिंग शब्द, आ जोड़ने से बाला हो गया, वह उसका स्त्रीलिंग रूप है। अगला सातवां नियम, तत्सम संज्ञा शब्दों में अक और इका करने से। उदाहरण के लिए लेखक, लेखक का जो क है उसे इका करने से उसे हम स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं, लेखक, लेखिका। अक का इका करने से, तत्सम संज्ञा शब्दों में अक को इका करने से, अक, ख, ख जो है लेखक में, तो उसे खिका यानी इका बनाने से लेखक, लेखिका। बालक, बालिका। अध्यापक, अध्यापिका। कन्नड़ में ऐसा नहीं होता, बालक बालकी होता है, अध्यापकी होता है, लेकिन हिंदी में बालक, बालिका, अध्यापक, अध्यापिका। तो इका करने से तत्सम संज्ञा शब्दों में अक का इका करने से उसका स्त्रीलिंग रूप बनता है। आठवां नियम, तत्सम शब्दों में ता का त्री करने से कर्ता, तो उसे आ को क्या करने से, त्री करने से कर्ता, कर्त्री। दाता, दात्री, तो ता को त्री करने से दाता, दात्री, तो स्त्रीलिंग रूप बनता है। तत्सम शब्दों में अंतिमता का त्री करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। नौवां नियम, तत्सम शब्द में मान और वान का क्रमशः मति और वति करने से। यहाँ पर उदाहरण देखिए, बुद्धिमान, बुद्धिमान का बुद्धिमती, स्त्रीलिंग रूप है। और वान शब्द पुत्रवान,
पुत्रवान का पुत्रवती। तो मान का मति और वान का वती करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। बुद्धिमान बुद्धिमती, पुत्रवान पुत्रवती, श्रीमान श्रीमती। तो इस तरह ये स्त्रीलिंग रूप बनता है। 10वां नियम, अ और ईकारांत शब्द के बाद इनी और इणी जोड़ने से। तो यहाँ पर देखिए, अ से अंत होने वाला शब्द हंस, हंस में स में अ, तो क्या करने से, इनी करने से हमसिनी हो गया। तो हंस का स्त्रीलिंग रूप हुआ हमसिनी। अगला शब्द है स्वामी, ईकारांत शब्द। स्वामी का क्या किया है, इनी जोड़ने से स्वामिनी। स्वामिनी क्या है, स्त्रीलिंग रूप है। स्वामी का स्त्रीलिंग रूप है स्वामिनी। तो ईकारांत को के बाद इनी जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बन गया। उसी प्रकार और एक शब्द है मनोहारी। मनोहारी, तो इसे क्या करने से, री को इणी जोड़ने से मनोहारिणी। मनोहारी का इणी जोड़ने से क्या हुआ, मनोहारिणी। तो यह उनका स्त्रीलिंग रूप बन गया। हंस का हंसिनी, स्वामी का स्वामिनी, मनोहारी का मनोहारिणी। 11वां नियम, नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में क्रमशः मादा और नर जोड़ने से। तो नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्द, कई शब्द ऐसे हैं वे हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं और कई स्त्रीलिंग। तो उनके सामने यहाँ पर यदि पुल्लिंग शब्द है तो भालो, उसके शब्द के आगे मादा जोड़ने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। भालू पुरुषवाचक शब्द है, उसके पहले मादा जोड़ने से वह स्त्रीलिंग शब्द बन गया। उसी प्रकार खरगोश शब्द, वह पुल्लिंग शब्द है, हमेशा पुल्लिंग। तो यह स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा खरगोश, मादा जोड़ने से शब्द के पहले यह स्त्रीलिंग रूप बनता है। उसी प्रकार नित्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द, जैसे कोयल, कोयल नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। उसे पुरुष या पुल्लिंग बनाने के लिए शब्द के पहले नर जोड़ते हैं, नर कोयल। और एक उदाहरण है मक्की। मक्की हमेशा ईकारांत शब्द और स्त्रीलिंग है और हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द। तो इसे पुरुष वाची बनाने के लिए या पुल्लिंग बनाने के लिए उस शब्द के पहले नर जोड़ दिया जाता है। मक्खी, नर मक्खी। तो नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में क्या है, पुल्लिंग शब्दों में मादा जोड़ते हैं पहले और स्त्रीलिंग शब्दों में नर जोड़कर इसका लिंग बदलते हैं। 12वां नियम, हिंदी में कुछ पुल्लिंग शब्द अपने स्त्रीलिंग शब्द से भिन्न होते हैं। यानी यहाँ पर कोई प्रत्यय जोड़कर हम इसका लिंग नहीं बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए पिता, पिता का स्त्रीलिंग रूप है माता, यह अलग ही शब्द है। उसी प्रकार पुरुष का, पुरुष पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग शब्द है स्त्री। उसी प्रकार कवि, कवि शब्द पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग रूप है कवयित्री। अगला शब्द है विधुर, विधुर पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्री रूप है, स्त्रीलिंग है विधवा। तो कई पुल्लिंग शब्द अपने स्त्रीलिंग शब्द से भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यय जोड़ने से इसका स्त्रीलिंग रूप नहीं बनाया जा सकता। 13वां नियम, कुछ सर्वनाम शब्दों का लिंग परिवर्तन इस प्रकार होता है। सर्वनाम शब्द मेरा, मेरी, उसका, उसकी। तो सर्वनाम शब्दों का इस तरह लिंग परिवर्तन होता है। 14वां नियम, कई शब्दों का प्रयोग दोनों लिंगों में समान रूप से होता है। नाक, मेज, कुर्सी, साइकिल, सरकार आदि। और 15वां नियम है, कुछ प्रत्ययुग्मी शब्द उभयलिंगी होते हैं। प्रत्ययुग्म शब्द झगड़ालू, आलू प्रत्यय है यहाँ पर। भूलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है, दयालो में लो प्रत्यय है। तो यह प्रत्ययुग्म शब्द जो है उभयलिंगी लिंगी होते हैं। झगड़ालो, झगड़ालो स्त्री, झगड़ालो पुरुष, भुलक्कड़ आदमी, भुलक्कड़ स्त्री। तो इस तरह तो ये उभयलिंगी होते हैं। तो यह ये इतने नियम हैं। तो यहाँ पर 12 तक
हम जान चुके हैं कि वहाँ पर प्रत्यय जोड़कर कोई शब्द जोड़कर यहाँ पर उसका स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। तो ये 15 लिंग परिवर्तन के नियम हैं। मैं समझती हूँ कि आप इस विषय को अच्छी तरह से जान गए हैं, सभी लिंग परिवर्तन के नियम जान गए हैं। इसका संदर्भ ग्रंथ है सैद्धांतिक हिंदी व्याकरण, संपादक डॉक्टर नागरत्ना राव और श्रीमती वैशाली सालियान। बहुविकल्पी प्रश्न है, हिंदी में कितने लिंग हैं? ए 6, बी 3, सी 4, डी 2। आप सभी जानते हैं हिंदी में 2 लिंग है। डी उत्तर ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कवि शब्द का अन्य लिंग रूप क्या है? ए कवयित्री, बी कवित्री, सी कवयत्री, डी कविनी। तो इसका सही उत्तर है ये कवयित्री। तीसरा प्रश्न, बालक का स्त्रीलिंग रूप पहचानिए। बालकी, बालिका, बाला, बाली। तो इसके लिए बी उत्तर सही है, बालिका। अगला चौथा प्रश्न है, बैल का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? बैली, भैंस, गाय, बैला। तो यहाँ पर सी उत्तर गाय ठीक है। बैल का स्त्रीलिंग रूप है गाय। पांचवा प्रश्न है, सम्राज्ञी का पुल्लिंग रूप पहचानिए। सम्राट, सम्राटा, सम्राज्ञा, सम्राज्ञा। तो आप सभी जानते हैं इसका उत्तर है ये सम्राट। तो यहाँ पर हमारा यह लिंग परिवर्तन विषय समाप्त हो जाता है। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।